हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रीमान इंटीग्रल की जो ये सीरीज़ चल रही थी टॉपिक से रिलेटेड, उसी को हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक IIT JEM, BSc MSc और CSIR नेट में इंक्लूडेड है उनके सिलेबस में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम इनको डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उनको डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि हम जो एग्जाम में आए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो सब हम डिस्कस सॉल्व कर सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि कोई कंसेप्ट ना स्किप हो। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लोअर रीमान सम। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन f(x) का जो कि बाउंडेड फंक्शन है और क्लोज इंटरवल a b में डिफाइंड है, तो उस फंक्शन के लिए हम लोअर रीमान सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसी भी फंक्शन का f(x) के कोरस्पॉन्डिंग LPF यानी कि लोअर रीमान सम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टीशन P के कोरस्पॉन्डिंग। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। हमने डिस्कस किया था LPF इज इक्वल टू समीशन r गोज टू 1 to n स्मॉल mr इंटू डेल्टा एक्स आर, यानी कि LPF क्या होगा, LPF इज इक्वल टू होगा स्मॉल m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस स्मॉल m2 इंटू डेल्टा x2 प्लस सोन स्मॉल mn इंटू डेल्टा xn। यानी कि LPF इज इक्वल टू होता है जो भी हम पार्टीशन कर रहे हैं उस पार्टीशन के कारण डिफरेंट सब इंटरवल्स में एक टोटल इंटरवल a to b जो गिवन था वो सब इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगा, और अलग अलग सब इंटरवल्स में इन्फीमियम वैल्यू यानी कि फंक्शन की सबसे कम वैल्यू अलग अलग इंटरवल्स में, अगर पहले वाले में स्मॉल m1 है इन्फीमियम वैल्यू, दूसरे इंटरवल में स्मॉल m2 है, इस तरीके से अप टू स्मॉल mn है लास्ट इंटरवल तक। तो उस केस में LPF अगर फाइंड आउट करना है तो डिफरेंट इंटरवल्स में जो इन्फीमियम वैल्यू है और इनटू उस इंटरवल की लेंथ की प्रोडक्ट करते चले जाए और उनका सम कर ले, तो जो वैल्यू आएगी वो टोटल सम जो आएगा उसे लोअर रीमान सम बोलते हैं। और हमने कल ग्राफ लास्ट वीडियो में ग्राफ के थ्रू ये क्लियर किया था कि ये जो LPF है वो y इक्वल टू f(x) जिस फंक्शन के लिए हम LPF लोअर रीमान सम निकाल रहे हैं उसके ग्राफ और x एक्सिस के बीच के एरिया जो है उससे नीचे रहता है, उससे कम रहता है टोटल एरिया, ये वैल्यू जो आती है, इसलिए इसे लोअर रीमान सम कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अब बात आती है लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है। लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन f(x) बाउंडेड फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल a b में डिफाइंड है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि उस फंक्शन f के पार्टीशन P के लिए LPF लोअर रीमान सम हम फाइंड आउट करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर पार्टीशन P के अंदर हम और इसे रिफाइन करते जाते हैं, यानी कि इसके और टुकड़े करते चले जाते हैं पार्टीशन के, तो जितना रिफाइनमेंट करते हैं, जितने टुकड़े बढ़ाते चले जाते हैं, उतना ही LPF हमारा जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। यानी कि ग्राफ y इक्वल टू f(x) का जो ग्राफ है और x एक्सिस के इन बिटवीन एरिया के और क्लोज होता चला जाता है। इट मीन्स ये LPF बढ़ता चला जाएगा अगर पार्टीशन में टुकड़े इंक्रीज करते चले जाएं। तो अगर हम n पार्टीशन कर रहे हैं और n को टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, तो ये जो LPF है वो इंक्रीज होते होते ग्राफ और x एक्सिस के बीच के एरिया के क्लोज होता चला जाएगा। तो इन केस जो ये LPF हम सारे निकाल रहे हैं, उन LPF में से अलग अलग पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग जो LPF आएगा उनमें से जो सबसे सुप्रीमियम वैल्यू बनेगी, सभी LPF की वैल्यूज में से जो वैल्यूज आएगी उनका सुप्रीमियम जो वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड द लोअर रीमान इंटीग्रल, उसे हम लोअर रीमान इंटीग्रल कहेंगे। प्यारे दोस्तों, ध्यान रहना चाहिए कि LPF का सुप्रीमियम लोअर रीमान सम जितने भी अलग अलग पार्टीशन के लिए निकलेंगे उनका जो सुप्रीमियम वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड लोअर रीमान इंटीग्रल। इसी तरीके से अगर हम अपर रीमान इंटीग्रल की बात करें, तो अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है कि अगर फंक्शन f(x) बाउंडेड है तो पहले उस f(x) फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन P के लिए, किसी पार्टीशन P के लिए अपर रीमान सम UPF फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली जैसे अभी हमने LPF के लिए डिस्कस किया था, UPF फाइंड आउट करने का भी प्रोसेस वही है कि पहले पार्टीशन करा, उसके बाद पार्टीशन करने के बाद अलग अलग पार्टीशन में फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू को अगर हम कैपिटल M1, फिर दूसरे में M2, फिर M3 कैपिटल एंड सो ऑन Mn अगर सुप्रीमियम वैल्यू बोल रहे हैं फंक्शन की अलग अलग इंटरवल्स में, तो अपर रीमान सम निकालना है तो इंटरवल फर्स्ट में जो सुप्रीमियम वैल्यू M1 उसकी प्रोडक्ट इंटरवल की लेंथ से कर देंगे, फिर नेक्स्ट M2 इंटू डेल्टा x2 दूसरे इंटरवल की लेंथ प्लस सोन, इस तरीके से सबका सम प्रोडक्ट करके सम कर लिया जाए, तो ये जो टोटल सम आता है वो कहलाता है अपर रीमान सम, और इसे UPF से डिनोट करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं अपर रीमान इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है, जो भी हमारे पास पार्टीशन किसी P के कोरस्पॉन्डिंग हम अपर रीमान सम UPF निकालते हैं, उसमें जितना हम पार्टीशन को इंक्रीज करते चले जाएंगे, हमने डिस्कस किया था कि जितना रिफाइन करते हैं रिफाइनमेंट करते हैं उतना UPF जो है वो हमारा डिक्रीज होता चला जाता है, यानी कि ग्राफ और x एक्सिस के बीच के एरिया के और क्लोज होता चला जाता है। तो इट मींस जितना हम टुकड़े बढ़ाएंगे पार्टीशन के, जितने ज़्यादा टुकड़े करेंगे, सेगमेंट्स करेंगे, उतना ही ये UPF हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा और ग्राफ और x एक्सिस के बीच के एरिया के और क्लोज होता चला जाएगा। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि डिफरेंट पार्टीशन के लिए UPF निकाल लिया जाए, 4 होल पार्टीशन, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे कम वैल्यू यानी कि इन्फीमियम आएगा जो उस पूरे सारी वैल्यूज़ का, वो इन्फीमियम वैल्यू क्या कहलाती है, फंक्शन का अपर रीमान इंटीग्रल, जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं इंटीग्रल a टू b बार। यहाँ पर b बार का मतलब ये डिनोट कर रहा है अपर रीमान इंटीग्रल है। अगर ये
ए का लोअर बार टू बी इंटीग्रल लिखा हुआ है तो ये लोअर रीमान इंटीग्रल को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल निकाल सकते हैं। उसके बाद प्यारे दोस्तों हम जानते हैं रीमान इंटीग्रेबिलिटी क्या होती है, या कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब कहलाएगा। कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कहलाएगा एनी बाउंडेड फंक्शन एफ एक्स जो कि क्लोज इंटरवल ए टू बी में डिफाइंड है, वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा या आर इंटीग्रेबल हो जाएगा केवल और केवल तभी इफ एंड ओनली इफ अगर फंक्शन का लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल बराबर आ जाए। यानी कि अगर फंक्शन के लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। साथ ही साथ पहले फंक्शन बाउंडेड भी होना चाहिए, ध्यान रहे। और ये ए और बी लिमिट दोनों ही जो लिमिट है वो डज नॉट इक्वल होनी चाहिए, यानी कि दोनों सेम लिमिट नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट लिमिट होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से ये रीमान इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन भी आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात आती है ये लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल हम फाइंड कैसे करेंगे। तो उसके लिए मेथड है, मेथड टू फाइंड द लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल। अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसको मैंने स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है कि जो भी हमें फंक्शन एफ एक्स गिवन है उस एफ एक्स फंक्शन का लोअर या अपर रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी इंटरवल हमें दिया हुआ है उस इंटरवल के पार्टीशन कर लेने हैं। पार्टीशन पी करने के लिए सबसे पहला काम हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अगर इंटरवल ए से बी का है जिसमें हमें लिमिट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो एच सबसे पहले हर एक सब इंटरवल की लेंथ निकाल लेंगे कि हर एक सब इंटरवल कितने लेंथ का होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पार्टीशन इक्वल लेंथ के कर रहे हैं, पार्टीशन इक्वल डिफरेंस पर कर रहे हैं। तो वो डिफरेंस हर एक इंटरवल में कितना रहने वाला है, वो h इज इक्वल टू होगा b माइनस ए बाई एन, इस फार्मूले से निकलेगा। यहाँ से h फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद पार्टीशन कैसे करना है कि पहली वैल्यू जो लोअर लिमिट है वो a लिखनी है, फिर नेक्स्ट a प्लस एच, फिर a प्लस टू एच प्लस सो ऑन a r माइनस वन एच, a प्लस आर एच एंड लास्ट में वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, b के। तो ये जो है हम पार्टीशन पहले कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद जब ये पार्टीशन कंसिडर कर लिया है तो उसके बाद हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर सुप्रीमम और इन्फीमियम हम फंक्शन का फाइंड आउट करेंगे। सुप्रीमम और इन्फीमियम किसमें, ये जो हमने rth सब इंटरवल बनेगा पार्टीशन के कारण, कौन सा a प्लस आर माइनस वन एच से a प्लस आर एच तक का ये जो सब इंटरवल बनेगा, इस सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे सुप्रीमियम वैल्यू यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू को हम कैपिटल एम आर बोल रहे हैं और इन्फीमियम वैल्यू स्मॉल एम आर, ये हमें फाइंड आउट कर लेनी है। ये सेकंड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टेप प्यारे दोस्तों हमें LPF निकालना होगा, लोअर रीमान सम। तो लोअर रीमान सम पार्टीशन पी के लिए क्या होगा, हमने अभी डिस्कस किया, फार्मूला होता है इसका समेशन r गोज टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर, यानी कि हर एक इंटरवल में फंक्शन की इन्फीमियम वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल की वैल्यूज का प्रोडक्ट करके टोटल सम निकाल ले, तो ये जो सम आएगा वो लोअर रीमान सम कहलाता है। सिमिलरली अगर हम अपर रीमान सम की बात करें तो हर एक इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू और कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल की लेंथ की प्रोडक्ट का सम निकाल ले तो वो अपर रीमान सम आ जाएगा। प्यारे दोस्तों अब बात आती है लोअर और अपर रीमान सम निकाल लिया तो अपर लोअर रीमान इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो जैसे ही हम ये LPF और UPF निकाल लेते हैं तो लोअर रीमान इंटीग्रल निकालने का फार्मूला है, लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू होता है LPF लिमिट नॉन p टेंड्स टू 0। नॉन p मतलब होता है ये पार्टीशन जो हमने किया है इसकी सबसे ग्रेटेस्ट सब इंटरवल की जो लेंथ होगी उसे पार्टीशन की नॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों जो पार्टीशन p है इसकी ग्रेटेस्ट सब इंटरवल जो पार्टीशन के कारण टुकड़े छोटे छोटे बने हैं, हर एक की लेंथ निकालो, उनमें सबसे ग्रेटेस्ट जो लेंथ है वो नॉन p कहलाती है। और अगर वो 0 की तरफ को टेंस कर रही है इसका मतलब ये टुकड़े बहुत छोटे छोटे होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा टुकड़े किए होंगे। इट मींस n टेंस टू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टीशन या नंबर ऑफ टुकड़े टेंस टू किसकी तरफ को करेंगे, इन्फिनिटिव को। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव ऑफ LPF। तो हमें जो LPF वैल्यू यहाँ से मिलेगी उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है n टेंस टू इन्फिनिटी पर। जो भी लिमिट निकल कर आएगी वही फंक्शन का क्या कहलाएगी, लोअर रीमान इंटीग्रल। सिमिलरली अगर हम अपर रीमान इंटीग्रल की बात करें तो अपर रीमान इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना है, जो हमने UPF सॉल्व किया हुआ है स्टेप 3 में उस UPF के कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करनी है। जो भी वैल्यू आएगी वो फंक्शन का अपर रीमान इंटीग्रल फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं चेक करना है तो चेक करना होगा लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो हम कहेंगे फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, और दोनों एक्जैक्टली इक्वल आ रहे हैं तो हम कहेंगे फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। चलिए कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जिनसे हमें जो एग्जाम में आए हुए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन्हें करने में इजी रहेगा। वो कंसेप्ट हम जान देते हैं रीमान इंटीग्रेबल से इंटीग्रेबिलिटी, लोअर रीमान इंटीग्रेबिलिटी और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों से रिलेटेड। तो एक यहाँ पर ये कंसेप्ट है कि लोअर रीमान इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड द अपर रीमान इंटीग्रल। लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू कभी भी अपर रीमान इंटीग्रल से ग्रेटर नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि कभी भी LPF जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकता किससे, UPF से। यानी कि अगर हम अपर रीमान सम निकालेंगे तो वो हमेशा लोअर रीमान सम से ग्रेटर रहेगा, या लोअर रीमान सम हमेशा अपर रीमान सम से लेस देन इक्वल रहेगा। तो जब LPF लेस देन इक्वल हमेशा UPF से रहने वाला है तो LPF का ही जो वैल्यू निकालेंगे सुप्रीमियम वो हमेशा क्या वही क्या बनती है, लोअर रीमान इंटीग्रल, जो हमने डेफिनेशन जानी थी। और UPF का जो अपर रीमान सम का जो इन्फीमियम आता है वो क्या बनता है, अपर रीमान इंटीग्रल। तो यानी कि ये इनइक्वालिटी फिर भी होल्ड करेगी कि जो लोअर रीमान इंटीग्रल है वो कभी भी अपर रीमान इंटीग्रल से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि लोअर रीमान इंटीग्रल लेस देन इक्वल अपर रीमान इंटीग्रल होगा।
फिर प्यारे दोस्तों अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि लोअर रीमान इंटीग्रल कभी भी हमें फाइंड आउट करना है ए टू बी लिमिट में किसी फंक्शन एफ का, तो वो किसके इक्वल होगा, लिमिट नॉन पी टेंड्स टू 0 ऑफ एलपीएफ की, यानी कि पहले एलपीएफ फाइंड आउट करो, जो आ जाएगा उसकी लिमिट नॉन पी टेंड्स टू 0, या इसे हम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टीशन है यहाँ पर एन, नंबर ऑफ पार्ट्स जितने सब इंटरवल में हमने डिवाइड किया है, तो एन वो वैल्यू है, तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी से भी हम ये निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अपर रीमान इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, वो यूपीएफ का लिमिट नॉन पी टेंड्स टू 0, यानी कि अपर रीमान सम निकालने के बाद उसके लिए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन मींस नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो पार्टीशन के कारण बने हैं, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम लिमिट ले लिए तो जो सॉल्व करके यूपीएफ की लिमिट आएगी वो ही अपर रीमान इंटीग्रल होगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट है कि अगर कोई फंक्शन f जो कि क्लोज इंटरवल a टू b से किसी रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है, यानी कि डोमेन a टू b का क्लोज इंटरवल है और कोडोमेन जो है वो रियल नंबर का सेट है, तो अगर कोई फंक्शन fx है इस तरीके से डिफाइंड, तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन या ये रीमान इंटीग्रेबिलिटी की इफ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल केवल और केवल तभी होगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यही है कि कोई भी अगर हम एप्सिलॉन पॉजिटिव लें तो एक पार्टीशन p ऐसा जरूर एग्जिस्ट कर जाए इंटरवल a b का कि जिसके लिए यूपीएफ माइनस एलपीएफ, जान रहे प्यारे दोस्तों यहाँ पर यूपीएफ और एलपीएफ में यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन किससे रहना चाहिए, एप्सिलॉन से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा, और रीमान इंटीग्रेबल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, तो वाइस वर्सा दोनों तरफ से ट्रू होगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है यहाँ पर कि f कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि क्लोज इंटरवल में डिफाइन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो ये प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमेशा वो क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। यहाँ पर आर ए बी जो ये डिनोट कर रहा है, आर ए बी, ये एक नोटेशन है किसके लिए, कि जितने भी फंक्शन ए से बी क्लोज इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल होने वाले हैं उसके सेट या उसके कलेक्शन को डिनोट करता है ये आर ए बी इंटरवल, यानी कि ये एक कलेक्शन है जिसमें सारे वो फंक्शन होंगे जो ए से बी इंटरवल में क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। और हम कह रहे हैं एफ बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब एफ भी रीमान इंटीग्रेबल होगा किसमें, ए से बी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। तो कब होगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो रीमान इंटीग्रेबल होगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने की है कि इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है ट्रू हो, यानी कि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो रीमान इंटीग्रेबल तो होगा, बट इसका कन्वर्स यानी कि रीमान इंटीग्रेबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस रहा होगा, ऐसा श्योर नहीं है। क्लियर। उसके बाद आती है बात नेक्स्ट एक और पॉइंट, इफ f इज मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि कोई भी फंक्शन fx है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पर मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक भी होते हैं, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। तो फंक्शन fx जो भी गिवन है वो मोनोटोनिकली चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, हर एक फंक्शन जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों में से कुछ भी है वो हमेशा क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा, ऐसा ये स्टेटमेंट या थ्योरम का रिजल्ट कहता है। ये सभी रिजल्ट हमें क्वेश्चन करने के काम आएंगे, जो एमसीक्यू हम क्वेश्चन करेंगे, तो इस कंसेप्ट को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आते हैं इफ द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन, अगर कोई फंक्शन fx बाउंडेड है और उसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर उसका वो डिसकंटिन्यूअस है, कोई भी फंक्शन fx है अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो उसके डिसकंटिन्यूटी जिन पॉइंटों पर वो डिसकंटिन्यूअस है उसका सेट बना लिया जाए, तो वो जो सेट है वो अगर फाइनाइट हो, यानी कि जिन पॉइंटों पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उन पॉइंटों का कलेक्शन करके जो सेट बने उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं, तो फंक्शन f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, ऐसा ये कह रहा है। इट मींस अभी हमने डिस्कस किया था कंटीन्यूअस फंक्शन तो रीमान इंटीग्रेबल होगा ही होगा, पर अगर डिसकंटीन्यूअस है तो भी हो जाएगा, बट एक कंडीशन है कि जिन पॉइंटों पर डिसकंटीन्यूअस है उन पॉइंटों का अगर हम कलेक्शन करके सेट बना लिया जाए तो वो जो सेट है अगर वो फाइनाइट आ जाता है, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं, यानी कि पॉइंट्स जिन पर डिसकंटीन्यूअस है उनकी संख्या फाइनाइट हो, तो उस केस में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल जरूर होगा। उसके बाद प्यारे दोस्तों एक नेक्स्ट और रिजल्ट है, इफ द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि जिन पॉइंटों पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उन पॉइंटों का कलेक्शन करके अगर सेट बना लिया जाए तो वो सेट अगर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट, उस सेट के नंबर ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स जो है वो लिमिट पॉइंटों की संख्या अगर फाइनाइट है, यानी कि लिमिट पॉइंट 1 आए या 2 आए या 10 आए, किसके लिमिट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के सेट के, जिन पॉइंटों पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उनको कलेक्ट कर लो और एक सेट में बना लो, वो सेट के लिमिट पॉइंट अगर निकाले तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट अगर सेट रखता है तो उस केस में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दो ही केस में रीमान इंटीग्रेबल हो सकता है, पहला कि जिन पॉइंटों पर वो डिसकंटिन्यूअस है उनका सेट अगर बना लिया जाए उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट डिसकंटिन्यूअस पॉइंटों के सेट में मिलता है, सेट पॉइंटों का सेट फाइनाइट मिलता है, तो उस केस में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। दूसरा केस, अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जिन पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उन पॉइंटों का कलेक्शन करने पर जो सेट आया उसके फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट आए, लिमिट पॉइंटों की संख्या अगर फाइनाइट रहती है तो भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। प्यारे दोस्तों उसके पहले हमने एक ये रिजल्ट और डिस्कस किया था कि फंक्शन के कोरस्पोंडिंग एक रिजल्ट और यहां पर बनता है कि फंक्शन एफ अगर रीमान इंटीग्रेबल है और फंक्शन का इन्फीमियम पूरे क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर सबसे कम वैल्यू स्मॉल एम है, इन्फीमियम वैल्यू और सुप्रीमियम वैल्यू
वैल्यू कैपिटल एम है, तो उस केस में जो भी फंक्शन का इंटीग्रल आएगा ए टू बी लिमिट में वो हमेशा स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए से ग्रेटर देन इक्वल होगा और कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए से हमेशा लेस देन इक्वल होगा। यानी कि इंटीग्रल की वैल्यू स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए और कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए के इन बिटवीन लाई करेगी अगर बी ग्रेटर है ए से तो। और अगर इन केस में ये बी लेस देन ए हो जाता है, यानी कि ये जो लोअर अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट ग्रेटर हो जाए और अपर लिमिट अपर हो जाए, लेस हो जाए वैल्यू लेस वैल्यू हो, तो उस केस में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। मींस ये जो साइन है सारे रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये लेस देन इक्वल का ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल का ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये एक और थ्योरम है, यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं इसे। अगर एफ फंक्शन कोई रीमान इंटीग्रेबल है और उस केस में कोई ना कोई एक ऐसा नंबर म्यू जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि इन्फीमियम और सुप्रीमियम यानी कि स्मॉल एम और कैपिटल एम दो नंबर जो इस फंक्शन के सुप्रीमियम और इन्फीमियम बनेंगे क्लोज इंटरवल ए बी में, दो वैल्यूज जो इन्फीमियम और सुप्रीमियम बनेगी उनके इन बिटवीन एक नंबर म्यू ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि फंक्शन का इंटीग्रल म्यू इंटू बी माइनस ए के इक्वल आएगा। प्यारे दोस्तों ये रिजल्ट यहीं से प्रूफ हो जाता है क्योंकि ये इंटीग्रल जो है हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था 13 रिजल्ट में कि इंटीग्रल फंक्शन का जो है वो एम इंटू बी माइनस ए ग्रेटर होगा और स्मॉल कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए से लेस देन इक्वल होगा, हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। पर जब इन दोनों के इन बिटवीन लाई कर रहा है तो यानी कि दोनों साइड डिफरेंस क्या है, बस अंतर क्या है, यहाँ पर कैपिटल एम और यहाँ पर स्मॉल एम है। इट में सुप्रीमियम और इन्फीमियम के इन बिटवीन अगर कोई और नंबर कोई नंबर जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा म्यू जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू एक्जैक्टली इनके बराबर हो जाए, क्योंकि कैपिटल एम से इंटू करने पर बी माइनस ए में तो ये इससे ग्रेटर बन रहा है, स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू लेस आ रही है इंटीग्रल से। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में एक वैल्यू जरूर आएगी, वो हमने माना म्यू, जिससे मल्टीप्लाई करने पर बी माइनस ए के साथ ये इंटीग्रल की वैल्यू एक्जैक्टली इसके इक्वल हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों ये कुछ कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, बल्कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस।